सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों और प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम लोग क्लास 10 का बात करेंगे ज्योग्राफी पे, वन और वन्यजीव संसाधन। तो यही हमारा सेशन चल रहा है और इसका हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट लिया है। तो आज का जो पार्ट होगा, इस पार्ट पे हम लोग बात करेंगे कि जो जैव विविधता है, तो जैव विविधता के कारण कुछ ऐसे सामाजिक या आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में देखेंगे। और जैव विविधताओं को या पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए जो संरक्षण किया जाता है, यानी कि जीवों का या जैवों का संरक्षण किया जाता है, तो उससे क्या फायदा है या संरक्षण क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा जो पिछला जो वीडियो है, जिसपे हम लोगों ने लगभग करीबन 40 मिनट का हम लोगों ने वीडियो लिया था, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये जो पूरा जो हमारा जो भी हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, चाहे हम लोग वनस्पति जात का बात करें या जो है हम लोग प्राणी जात का बात करें, तो उनके संख्या में जो ह्रास आया है कि ये जो 16 लाख से घटकर 2 गुना 3 गुना जो घट गया 2013 से 2015 के बीच में, तो इसकी कमी का क्या कारण था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। साथ में जैव विविधता में कमी आने की क्या क्या मेन समस्याएं था, उसके बारे में बात किया। और जब जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में जो कमी आया मेरे बच्चों, तो उससे हमें क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में मैं बात ही कर रहा था कि तब तक हमारे इस इलाका की जो बिजली है वो चली गई और वो जो चैप्टर है वो अधूरा रह गया। तो हम लोगों ने देखा था कि जो जैव विविधता कम हुआ है, उसके क्या क्या मेनली कारण थे, जिसमें हम लोगों ने विषाक्तीकरण, जंगल की आग, दावा नल और भी बहुत सारे समस्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा। और मैंने नोट करके एक चीज बताया था कि जैव विविधता के कमी के कारण कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चीजें हैं मेरे बच्चों, जो हमारे जिंदगी से आज वो गायब हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो उससे पहले जो आज का मोटिवेशनल कोड है, मैं इस पे बात करता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, तू अच्छे से पढ़ाई कर ले और तू उस दिन का वेट कर, तू उस दिन का वेट कर जिस दिन तेरे हाथ में कलम होगा और तू सारे आंसर लिख के आएगा और घर आके तू एक बात जरूर बोलेगा कि गुरुजी मैंने एग्जाम के खोपड़ी में क्या कर दिया है, छेद कर दिया है। तो एक बात है कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, धरती को धूप से जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चढ़ना पड़ता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ मेरे रसगुल्लो, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर आपको सक्सेस करना है, अगर आपको उस लिस्ट पे आना है कि आप अपने पड़ोसी के सामने डीजे बजाओगे और आपका पड़ोसी बोलेगा थोड़ा साउंड कम कर, जो पड़ोसी आपको क्या बोलता है कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको वो करना है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोश यहां तलवार नहीं, हम शेरों के वंशज है, हमें हार तो कते स्वीकार नहीं। तुम मांझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। तो आज हम लोग बात करते हैं जैव विविधता के कारण क्या क्या समस्या आया है। तो समझिएगा कि जब जैव विविधता होने लगा, तो उससे करीबन हम लोग बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्राकृतिक वन जो है वो खत्म हो गया हमारे पास। और उस वन के खत्म होने से सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ जो हमारा जलमग्न जो एरिया था, करीबन जो हमारा जलमग्न एरिया था, यानी कि पृथ्वी का हम लोग बोल सकते हैं कि जो 4 भाग जो जल से जो 4 भाग मान सकते हैं कि हमारे भारत में मान सकते हैं कि 4 भाग जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। सपोज दैट कि 4 भाग हमारे पास पानी है, तो 4 भाग पानी में से बस अभी 3 भाग जो पानी है वो हमारे क्षेत्र में बचा है, यानी कि 1/3 जो जलमग्न भूमि है आज वो क्या हो चुका है, सूख चुका है। और देख सकते हो कितना बड़ा रेशियो है, 1/3 जल भूमि क्या है, आज सूख चुका है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो। और दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ कि 70%
कितना मैं बात कर रहा हूं 70% जो धरातीय जल है, यानी कि जो हम लोग जिसको सबसे स्वच्छ पानी मानते हैं, जिसको हम लोग पीते हैं, आज वो 70% धरातीय जल जो है वो क्षेत्र क्या हो चुका है, वो प्रदूषित हो चुका है। यानी कि जमीन के अंदर का जो पानी है तो मेरे बच्चों वो क्या हो चुका है, वो खराब हो चुका है, उसको पिया नहीं जा सकता। 70% यानी कि बोला जाए तो केवल 30% पानी का ही अब हम लोग उपयोग कर पाएंगे, और ये 30% पानी भी क्या है, सभी जगहों में बटी हुई है। अब हम लोग बात करते हैं मैंग्रोव वन का, तो लगभग 40% जो मैंग्रोव वन है आज ये लुप्त हो चुका है मेरे बच्चों। तो इतना ज्यादा हमारे पास प्रॉब्लम है, तो कभी मेरे रसगुल्लो क्वेश्चन अगर आएगा कि बताएं कि जैव विविधता के कारण किसमें कमी आई है, किन किन चीजों में सबसे ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिला, तो आप बोलोगे एक तो जलमग्न भूमि, धरातीय जल, और मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है। तो वो क्या क्या है, पूछेगा कितना तिहाई जो पानी है वो सूख चुका है। तो मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो अब क्या बताओगे कि टोटल 1/3 जो जल है वो सूख चुका है। पूछेगा कितना % पानी जो है वो दूषित हो चुका है भूम जल स्तर का, मेरे रसगुल्लो क्या बताओगे 70%। और कभी क्वेश्चन ये आएगा कि कितना % मैंग्रोव वन लुप्त हो चुका है, तो अब क्या बताओगे 40%। बात करें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि जैसे जैव विविधता है, यानी कि जितने भी सारे जीव है जिसमें जीवन पाया जाता है उसमें विविधता देखने को मिलता है। आप बोलोगे हाँ, हर एक क्षेत्र में आपको नए नए चीजों देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं अंटार्कटिक महासागर चला जाऊं तो वहां पे ऐसे जीव मिलेंगे जो किसमें रह सकते हैं, उस ठंडे वातावरण में रह सकते हैं। आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना मेरे गुरुजी, तो आप 2 से 3 मिनट में बर्फ जम जाओगे। उसी तरह रेगिस्तान में देखोगे कि हमारे जो सामान्य जो पशु हैं, जैसे कि गाय का मैं बात कर लूं, मैं मवेशी का बात करूं, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊंट क्या है वहां पे सर्वाइव कर लेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में देखोगे कंगारू की बहुलता है। अब जैसे कि हमारे पश्चिम बंगाल में ही चले जाओगे तो पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल में आपको क्या मिलेगा, आपको मैं बोल सकता हूं कि सुनहरा कलर का बाघ आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह बहुत जगह गेंडा फेमस है, बहुत जगह कोयल पसंद है। तो इस तरह का जैव विविधता आपको देखने को मिलता है पूरे वातावरण में। आप झारखंड वाले इलाका में आपको साल का वृक्ष देखने को मिलेगा, इसलिए हमारा एक वृक्ष है जिस साल का वृक्ष आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। झारखंड में आपको पलाश का वृक्ष ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो जैव विविधता देखने को मिला, तो यही क्या है, जो जीवों में जो अलग अलग प्रकार का जो संख्या आपको देखने को मिला, यही क्या है, जैव विविधता। तो जब जैव विविधता में कमी आया मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, क्वेश्चन क्या है गौर करना कि जब जैव विविधता में कमी आता है तो उससे किस प्रकार की समस्याएं जो है वो समाज को झेलना पड़ता है। मैंने क्या बोला कि आपका बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन आता ही है कि जैव विविधता के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है। तो क्वेश्चन अगर क्या क्या समस्या में, ये सारे तो आते ही है, लेकिन पूछेगा कि जैव विविधता के या फिर जैव संसाधनों के विनाश से किस तरह का आर्थिक या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। क्या क्या क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि जैव संसाधन के विनाश से किस प्रकार की आर्थिक समस्या और सामाजिक समस्याओं का मैं बोल सकता हूं उत्पन्न हुआ है, किस तरह से सामाजिक समस्याएं क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। तो ध्यान से सुनना मेरे रसगुल्लो, अगर मैं समस्याओं का बात करूं तो वस्तुतः देखा जाए तो केवल जंगलों का और जंगल में रहने वाले प्राणियों का विनाश केवल मैं बोल सकता हूं कि वो विज्ञान के तहत ही नुकसानदायक नहीं है, कि विज्ञान के तहत ही नुकसानदायक नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के थ्रू से जो लोग डिपेंडेड है उन लोगों का भी कहीं ना कहीं उसमें उनकी जो स्थिति है या जो भी उनका मैं बोल सकता हूं कि संस्कृति है या जो भी उनकी आत्मनिर्भरता है, कहीं ना कहीं वो भी क्या होता है, बाधित होता है। अब सर कैसे, तो समझो मेरा बात कि मान लिया जाए कि कोई एक मेरा इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में पानी है, पानी भी जैव विविधता के अंतर्गत ही आते हैं। देखो कहीं मीठा पानी है, कहीं खारा पानी है, बहुत तरह के पानी का भी प्रकार आपको मिलेगा। तो मान लीजिए इस क्षेत्र में पानी है और इस साइड में बहुत सारी बस्तियां हैं। अब इस सारे बस्तियों के लोग इस पानी पे ही आश्रित है, कृषि भी करते हैं, अपने मवेशियों को धोते भी हैं, उनको पानी भी पिलाते हैं, खुद पानी पीते हैं, कृषि कार्य करते हैं, यहां तक जो भी काम पानी से होता है सारा इस क्षेत्र से करते हैं। अब मान लो ये तालाब का पानी सूख जाएगा, ये जिस भी एरिया पे पानी है तो ये अगर सूख जाएगा तो कहीं ना कहीं इस आसपास के इलाके के लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जब जैव विविधता में कमी आती है, अगर इस क्षेत्र का पानी सूखा तो कहीं ना कहीं इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से तो प्रॉब्लम आया, प्राकृतिक में तो प्रॉब्लम आया, लेकिन सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं।
तो उन सारे समस्याओं के बारे में बात करेंगे मेरे रसगुल्लो। तो समझिएगा, अगर मैं पहला समस्या का बात करूं मेरे गुरुजी, तो ध्यान दीजिएगा कि जैव विनाश यानी कि जिसमें जीवन पाया जाता है, उन चीजों के विनाश के कारण हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा जो प्रभावित जाति है वो क्या है, जो उस क्षेत्र में रहने वाली मूल जातियां हैं, उस क्षेत्र में रहने वाली मूल जातियां हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अब मान लो कि जैसे झारखंड में संताल परगना के लोग रहते हैं, संथाली लोग रहते हैं, तो हम लोग यहाँ के मूल जाति हुए ना। तो जिस भी क्षेत्र में संसाधनों का या जैव संसाधनों का विनाश होता है, तो उस क्षेत्र के जो मूल निवासी है, जिसके बाप दादा वहीं से उत्पन्न हुए हैं और उनके पूर्वज भी वहीं के हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो कैसे जाति होंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मूल जातियां होती हैं ये वन आधारित समुदाय होते हैं। क्या होते हैं? वन आधारित समुदाय होते हैं। यानी कि ये जो मूल जाति होते हैं ये वन वाले समुदाय होते हैं और इनकी जो पूरी जिंदगी का जो निर्वाह होता है मेरे रसगुल्लो, वो पूरा निर्धारित वन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वन के द्वारा होता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मेरे बच्चों, अगर आप लोग सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापना कि अगर कभी क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि वन आधारित जितने भी समूह है जो वन पे पूरा निर्भरता रहते हैं, वो कौन सी जातियां हो सकती हैं? और ऑप्शन में अगर मूल जाति दिया रहेगा मूल जातियां, तो आप मूल जातियां मार के आओगे। बात रहे, यानी कि ऐसे लोग जो जंगल में अपना पूरा जिंदगी स्टार्ट करके जंगल में ही बिता देंगे, उनको क्या बोलेंगे? मूल जातियां। और ये पूरा जंगल से ही पूरा निर्वाह करते हैं अपनी जिंदगी को। अब भाई कैसे, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन समझेगा कि जो लोग जंगल से अपना गुजर बसर करते हैं, जंगल में पाए जाने वाले जितने भी चीजें हैं उनसे गुजर बसर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे पहुंच गया है। यानी कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जितने भी उनका इनकम होता है, ना ही वो उससे अपना गुजर बसर कर सकते हैं और ना ही उस इनकम से वो ज्यादा कमा सकते हैं। ऐसी स्थिति आ गई। मैंने क्या बोला कि ऐसे लोग, जैसे कि मान लो कि इस क्षेत्र में एक जंगल है और इस जंगल में बांस का पेड़ है, बांस का जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा है। अब इस अगल बगल के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? बांस को लाते हैं और उससे सुंदर टोकरी बनाते हैं, सुंदर बांस के मैं बोल सकता हूं वस्तु बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचने का काम करते हैं। अब किसी कारण से जंगल में जितना भी बांस था उसमें आग लग गया और सारा बांस खत्म हो गया, तो अब इनकी स्थिति क्या होगी? इनको तो और दूसरा कुछ काम आता ही नहीं है, ये बचपन से बांस का टोकरी ही बनाना सीखे हैं और तो इनको कुछ काम नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इस बांस के झुंड को खत्म होने से इनकी आर्थिक स्थिति पे क्या हुआ? खतरा मंडराया और ये कहीं ना कहीं हाशिए पे पहुंच गया। अब बोलोगे हाँ गुरुजी बात तो सही है। तो बहुत से मेरे बदमाश बच्चे बोलेंगे सर ये दूसरा कुछ काम कर लगे। तो बाबू ऐसा नहीं होता, जिसको जो चीज का ज्ञान दिया गया है वो उसी ज्ञान के लिए बना होता है। तो यहां तक बात क्लियर है कि कुछ मूल जातियां होती हैं जो जंगल पर निर्भर करते हैं। जैसे ही जैव संसाधन का विनाश होना शुरू हुआ तो इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई? हाशिए पे पहुंच गई। अब हम लोग बात करते हैं कारण कि सर कैसे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। तो मैंने आपको बताया। अब समझिएगा कि बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो क्या करते हैं कि अपने खाने का बात करो या अपने पीने का बात करो या चाहे आप औषधि यानी कि दवाई का बात कर लो, या फिर वो सांस्कृतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से क्या होते हैं कि वन और वन्य जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। क्या होता है? वन और वन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। तो मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर खाने से तो समझ में आ रहा है, सर पीने से तो समझ में आ रहा है, दवाई से तो समझ में आ रहा है, सांस्कृतिक रूप से सर कैसे जुड़े हैं? तो बिहार के जो लोग बच्चे होते हैं उनको पता है कि शादी के समय क्या होता है कि आम का और महुआ का पेड़ का पूजा किया जाता है। तो झारखंड में भी ये प्रथा है। हम ही लोग का जो समुदाय है इसमें हम लोग का आम का और बरगद का जो पेड़ होता है उसके साथ शादी किया जाता है पहले, उसके बाद उधर शादी होता है। ठीक है, तो विवाह के समय उसका उपयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज नहीं मिलेगा तो एक मानसिकता बैठ जाएगा ना कि इसका शादी जो होगा सफल नहीं होगा। एक कहावत था कि कहीं पे शादी हो रहा था तो जैसे बिल्ली होता है ना, बिल्ली अगर रास्ता काट के जाए तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अपशकुन मानते हैं। तो हुआ क्या था कि उस मंडप से बिल्ली पार हो गया, तो वहां का जो पंडित था उसने क्या बोला कि बिल्ली पार हो रहा है, अपशकुन है, तो उसको क्या करो कहीं पे एक जगह रख दो। तो क्या किया गया कि मंडप के बगल पे ही बिल्ली को एक खचिया होता है ना,
जो टोकरी बोलते हैं, उस पर उसको ढक दिया गया। शादी पार हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। आज के आधुनिक जमाने में जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो वीडियो जब रिकॉर्डिंग हुआ, जो उसका बच्चा का जब शादी लगा तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग वो देख रहा था। फिर पता चला कि बिल्ली क्रॉस होता है और बिल्ली को ढक के क्या किया जाता है, शादी किया जाता है। अब किसी कारण से वो बिल्ली अगर वो उस समय बिल्ली सारे के सारे खत्म हो गया, तो उसको एक मानसिकता तो बैठ गया ना कि बिना बिल्ली का बाप शादी नहीं किया था, तो बिना बिल्ली का बेटा कैसे शादी करेगा, हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत जगह पेड़ों का भी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सावित्री बड़ पूजा के दिन आपको पता है बड़ का पूजा किया जाता है। शनिदेव, अगर किसी को शनि का प्रकोप है तो वो क्या करता है, साल का जो वृक्ष होता है, पीपल का जो वृक्ष होता है, उसका पूजा करता है। तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुलसी का पौधा हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भगवान पे आस्था रख के उसका पूजा करते हैं। तो ऐसे बहुत से समुदाय जो जंगल से क्या करते थे, खाना खाते थे, जंगल से पानी लाते थे, जंगल से औषधि का निर्माण करते हैं, उनकी संस्कृति उससे जुड़ी हुई थी, वो आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग इन सारे चीजों पर निर्भर थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्या उनके पास आया। अब बोलोगे हाँ गुरुजी बात तो सही है, ऐसा तो हो रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना काल में जब छठ घाट के लिए तालाब नहीं जाने दिया गया, तो लोग घर पे ही टब बना के क्या किए, अर्घ देना शुरू किए। तो कहीं ना कहीं जब उनको बंद किया गया तो स्थिति कैसा पैदा है, आप थोड़ा सोच सकते हो मेरे बच्चों। तो इस तरह की स्थिति वहां पे देखने को मिली। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस सबको दरकिनार करते हुए अगर बात किया जाए कि ये तो हम लोगों ने देखा सर, इस तरह से जो लोग खाना खाने, पानी पीने या औषधि संस्कृति, आध्यात्मिक या जो सांस्कृतिक रूप से जुड़े हैं उनको प्रॉब्लम हुआ सर। लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम पहुंचा, इन मूल जातियों का जो जंगल से जुड़े हुए थे, इनमें से किनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो पूरे समाज में स्त्रियां जो होती है ना, उनको हर जगह ज्यादा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पुरुष तो काम करने के लिए घर से बाहर चले जाता है, उनको पैसे से मतलब होता है, लेकिन पूरा जो एडजस्टमेंट होता है वो एक औरत करती है। तो जैव संसाधनों के विनाश से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसको मिला वो क्या है, उस क्षेत्र की रहने वाली जो भी गरीब वर्ग है। तो कौन है, गरीब वर्ग है। गरीब वर्ग को तो प्रभावित हुआ, लेकिन उस गरीब वर्ग में जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के तुलना में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। मैंने क्या बोला कि जैव संसाधनों के या फिर जो भी जैव विविधता है उसके विनाश से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो गरीब वर्ग को हुआ। जो लोग गरीब हैं उनको तो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उस गरीब वर्ग में भी जो लोग स्त्रियां हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कैसे, तो सुनना मेरे बातों को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां से बन के आता है मेरे बच्चों कि जैव विविधता के या जैव संसाधनों के विनाश से, क्वेश्चन क्या आता है कि जैव संसाधनों के विनाश से स्त्रियों को या महिलाओं को किस प्रकार का समस्याएं आई, उनके पास किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, वर्णन करें। और अगर आप ये लेक्चर देखोगे तो मैं 100% बताता हूं कि आप इसका आंसर दे दोगे, तो समझोगे कि महिलाएं जो होती पहले उनका काम समझते हैं, फिर उनके प्रॉब्लम को समझ जाएंगे। तो जैसे ही जैव संसाधन का ह्रास होना, विनाश होना शुरू हो गया, तो गरीब वर्ग में जो महिलाएं होती हैं पुरुषों की तुलना में उनको अधिक प्रभावित हुआ उनकी जिंदगी में। जैसे आज भी कई समाज के ऐसे औरतें, कई समाज में यह प्रथा चलती आ रही है कि चाहे आप खाना का बात कर लो या गाय के लिए चारा का बात कर लो, पीने के लिए जल का बात कर लो, या जो भी अन्य तरह की जो भी आवश्यकताओं की जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा करने का काम या मुख्य जिम्मेदारी किनको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। आप बोलोगे हाँ सर, अभी समझ लो, आप हो, आपके मम्मी है, आपके पापा हैं, तो पापा तो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं, उनको पैसा लाने से मतलब होता है, लेकिन घर में सब्जी है कि नहीं ये देखने का कौन काम करती है, आपकी मम्मी। घर में पानी है या नहीं वो किनको देखने का काम होता है, मम्मी को। आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं ये देखने का किसका काम होता है, आपके मम्मी का। तो कहीं ना कहीं आज भी कई समाजों में ये प्रथा चलती आ रही है कि खाना का बात करो, गाय मवेशी है तो उसके लिए चारा का बात कर लो, पानी का बात कर लो, या जो भी अन्य आवश्यक जो वस्तुएं होती है उनको इकट्ठा करने का काम किनको होती है, औरतों को होती है। और ऐसे औरतें जो अपने खाना का बात कर लो या गाय के चारा का बात कर लो या जल का बात कर लो या जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, अगर वो सारे उनको वन से मिलता होगा, उनको वन से मिलता होगा, जैसे मैंने अभी बात की इस क्षेत्र में पानी, और यहाँ की औरतें यहाँ से पानी लाने के लिए आएंगी, और यहाँ पे अगर पानी ही गायब है तो फिर अब औरतों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, औरतों को प्रॉब्लम होगा कि होगा ही, जरूर होगा। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका
जिम्मेदारी होता है कि वो खाना का जुगाड़ करेगा, चारा का जुगाड़ करेगा, जल का जुगाड़ करेगा और अन्य जितने भी आवश्यक वस्तु है उसका जुगाड़ करेगा। तो उनको इस जैव संसाधन के या जैव संसाधन के विनाश से उनको प्रॉब्लम आया। तो आप बोलोगे सर कैसे प्रॉब्लम? तो समझिएगा कि जैसे जैसे जैव संसाधनों की कमी बढ़ती जा रही थी या जैसे जैसे जैव संसाधनों की कमी बढ़ती जा रही थी, महिलाओं का जो कार्य होता है ना वो भी बढ़ने लगा। वो भी क्या हो गया? बढ़ने लगा। अब सोच के देखो कि अगर मेरा बोलने का मतलब है, थोड़ा ध्यान देना मेरे रसगुल्लो ध्यान देना कि इस क्षेत्र में जंगल है। अब हम लोग यहां से हैं, हम लोग इस क्षेत्र से निवास करते हैं, तो अगर हमको जंगल जाना रहेगा तो हम लोग इतना दूरी जो होता है मान लो 2 घंटे में सफर करते हैं। तो एक जो महिला औरत है वो क्या करी, 4 बजे उठी और वो 6 बजे आ गई। यहाँ पे इसका 2 घंटा का काम था, 2 घंटा काम किया, फिर वो घर चली गई। तो ओवरऑल देखोगे तो 2 घंटे में और 2 घंटा 4 घंटा में इनका काम हो गया। लेकिन किसी कारण से यहाँ का वन क्षेत्र समाप्त हो गया और यहाँ पे जंगल है। क्या है? यहां पे जंगल है। तो इस औरत को आने में और यहां से 2 घंटा का समय लगा, यानी कि 2 घंटा यहां और 2 घंटा यहां, 4 घंटा का और समय लगा। 4 घंटा यहां और 2 घंटा यहां। आप सोच देख लो, उसका घर में अभी भी काम पड़ा हुआ है, बच्चा वहां पे रो रहा है, एक बूढ़ी सास होगी जो वहां पे पानी मांग रही होगी और इसको उतने ही टाइम में घर आना होगा। तो पहले वो जो 4 बजे उठती थी ना औरत, अब वो 3 बजे उठना शुरू कर देगी या वो 2 बजे उठना शुरू कर देगी। आप बोलोगे हाँ ऐसा तो होता है। तो जब दूरी बढ़ा यानी कि संसाधन जब इस क्षेत्र से घटा तो उसको उतना संसाधन, क्योंकि पेट को खाना चाहिए ही, गाय रखे हो तो उसको तो दूध अगर देगी तो उसको तो खाना चाहिए, पानी है तो अगर पेट है तो पानी तो मांगेगा ही, और अगर बच्चे हैं तो उनकी आवश्यकताएं तो पूरी करनी पड़ेगी ही। तो जब उनकी आवश्यकताएं आपको पूरी करनी है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, कहीं ना कहीं जो भी संसाधन है उसको जुगाड़ करने के लिए या उसको इकट्ठा करने के लिए जो काम है वो और ज्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। तो इस तरह का एक समस्या देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि संसाधन को इकट्ठा करने के लिए लोग क्या है 10-10 किलोमीटर से भी ज्यादा, कितना 10-10 किलोमीटर से भी ज्यादा क्या होता है, उनको पैदल चलना पड़ता है। मैं अपने ननिहाल का ही बात बताता हूं, वहां पे ऐसे घर में तो सब जगह पानी बोल होता है, लेकिन जो पानी उनके क्षेत्र में है उस पानी से उनका जो सब्जी होता है या दाल होता है वो गलता नहीं है। तो हमारी जो ननिहाल के जो लोग हैं, औरतें हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, नदी है, एक नदी है, नदी का डिस्टेंस करीबन 3-4 किलोमीटर का होगा, तो वो 3-4 किलोमीटर क्या करते हैं, पैदल चल के जाते हैं और नदी से पानी लाने का काम करते हैं। तो अगर वो नदी सूख जाएगा तो उनको वहां तक जाना पड़ेगा जहां पे पानी इकट्ठा है, तो उनको और दूरी तय करना पड़ेगा। ऐसे हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो जंगल से लकड़ी लाने का काम करती है, जंगल से वो जैसे अभी खुखड़ी का सीजन चल रहा था तो खुखड़ी लाने का काम करती है, तो उनको कई 10-10 किलोमीटर से ज्यादा भी उनको क्या करना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। तो इस तरह की समस्या आती है। अब सोच देख लो कि वो एक तो जल्दी उठना शुरू कर दे, ज्यादा देर तक उनको काम करना पड़े, 10-10 किलोमीटर तक चलना पड़े, तो इससे उनकी जो मैं बोल सकता हूं उनका जो स्वास्थ्य है उसको गंभीर रूप से मैं बोल सकता हूं कि उनके स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं जो होगा उनका झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं संसाधनों के विनाश से उनका काम भी बढ़ जाता है, उनको ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है, जिससे उनके स्वास्थ्य जैसी समस्याएं जो आती है उनको पैदा हो जाती है। बहुत ऐसी औरतें बोलेंगी कि मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा कमर सीधा नहीं हो रहा है, मुझे आज ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह का समस्या देखने को मिलेगा। और एक अगर मैं सामाजिक समस्या का बात करूं तो जब वो काम को करने के लिए या जब संसाधन जब सामने मिल रहा था, अब जब दूर जाना पड़ रहा है तो इनको ज्यादा समय बिताना पड़ेगा संसाधन को इकट्ठा करने के लिए, इस सारे खाना चारा जल जैसे चीजों को इकट्ठा करने के लिए। तो उस दौरान क्या होगा, वो घर से दूर रहेंगे, तो हो सकता है उनके घर में घुसकर कोई क्या कर ले, चोरी कर ले, या फिर हो सकता है कि घर में जो बच्चे होंगे हो सकता है उनको कोई उठा के ले जाए। तो इस तरह का मैं बोल सकता हूं कि इस तरह का मैं गंभीर सामाजिक जो दुष्परिणाम होते हैं, आजकल पता है रेप कांड बहुत ज्यादा होता है बच्चियों का, तो उस तरह का भी समस्या हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो अगर ये स्थिति बना हुआ रहे तो हो सकता है कि घर में जो बच्चे उनको घर में ही रख दे कि आप घर में रहो, वो पढ़ भी तो नहीं सकते हैं आपके जैसे। तो ये सारी जो समस्या है वो देखने को मिलता है। पहला जो समस्या था कि उनको बहुत ज्यादा दूरी का उनको क्या करना पड़ता है, उनकी जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है और समय ज्यादा उनको व्यतीत करना पड़ता है, साथ में उनको 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके बाद उनको क्या होगा, गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएगी स्वास्थ्य में, और कुछ जैसे घर से क्या होगा, काम का समय बढ़ने से घरों तथा बच्चों की जो अपेक्षा है उसके लिए बोल सकते हैं कि जो सामाजिक दुष्परिणाम का एक गंभीर खतरा जो होगा उनके पास क्या होगा,
क्या होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि वो पनपेगा। और एक चीज होगा कि अगर आप वन का कटाई कर रहे हो, आपको पता है वन वर्षा कहलाती है, आपको पता है ना, वन है तो जल है, बोला गया ना जल है तो जीवन है, वन है तो जल है। तो अगर वनों की कटाई हो रही है तो उसका एक मैं बोल सकता हूं परोक्ष परिणाम, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं सूखा और बाढ़, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जो वनों के कारण आ सकती है। क्यों कारण समझिएगा कि अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पेड़ है तो उस क्षेत्र में अगर बाढ़ आएगा ना तो कभी भी उस भूमि का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कारण क्या है कि जो पेड़ होता है वो जमीन को पकड़े रखता है, भूगोल के हिसाब से जो पेड़ होता है जमीन को पकड़े रखता है, और जैसे बादल आता है तो वो क्या करता है वहां पे रोक के वर्षा करवाती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सूखा और ये जो बाढ़ का जो परिणाम है, दुष्परिणाम, वो देखने को मिलता है। और इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो गरीब लोगों को होता है। किसको होता है? गरीब लोगों को होता है। तो मेरे रसगुल्लो, अगर कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक में जैव संसाधनों के विनाश से किस तरह से समाज को खतरा होता है या समाज को सामाजिक और आर्थिक जो मैं बोल सकता हूं दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है, तो आप आराम से यहां से जब लिखना शुरू करोगे और यहां तक तो आंसर मिल जाएगा। या कभी क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं को किस तरह से सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैव संसाधनों के विनाश से, तो भी आप लिखोगे तो आपका यह सही हो जाएगा। तो मैंने यहां से कुछ नंबर दिला दिया, यहां से कुछ नंबर दिला दिया और यहां से कुछ नंबर दिला दिया। तो ध्यान रखोगे बाबू, क्योंकि मैं जो चीजें बोलता हूं और जो मैं क्वेश्चन बोलता हूं वो क्वेश्चन को नोट करने के बाद जरूर ये सारी चीजों को छापना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको कितना % का तैयारी करवाया। तो यहां तक बात करें। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं संरक्षण के बारे में। चैप्टर में एक टॉपिक होगा वन्य जीव संरक्षण। तो पहले समझिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण क्या होता है। पहले आप संरक्षण पे हम लोग बात करते हैं। संरक्षण जैसे कि नहीं होता है कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि दो स्टूडेंट जब आपस में लड़ते हैं तो वो एक बात जरूर बोलेगा कि मेरा भैया ना, जैसे कि एक बच्चा जिसका भैया क्या है पुलिस है, तो क्या बोलेगा मेरा भैया पुलिस है मैं तुमको देख लूंगा, मेरा बाप जो है ना वो बहुत बड़ा गुंडा है मैं तुमको देख लूंगा। इस तरह का बातें देखने को मिलता है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, मान लिया जाए कोई बच्चा है, तो वो जब भी ऐसा बात बोलता है तो वो क्या करता है उसके संरक्षण में, यानी कि उसके अंदर में होता है। क्या होता है? अंदर में होता है। तो बात को समझिएगा कि जैसे आप घर के अंदर होते हो तो घर आपको क्या करता है? बचाता है। तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि वन और वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या वन और वन्य जीव संरक्षण से किस प्रकार का लाभ है। इस तरह का दो क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि वन और वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि वन और वन्य जीव संरक्षण से क्या लाभ है, और संरक्षण करने का वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों किया जाता है। इस तरह की तीन जो होता है, तीन टाइप के क्वेश्चन आपका जब पूछता है। मैंने क्या बोला कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बोला कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण से क्या लाभ है, और वन और वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं। इस तरह की जो है तीन टाइप की क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है आपका बोर्ड। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें कि किन कारणों से वन्य जीव संरक्षण को मैं बोल सकता हूं कि किया जाता है, तो संरक्षण से हम लोग बोल सकते हैं जो पारिस्थितिकी जो विविधताएं हैं, जो विविधताएं आप देखने को मिल रहा है, वो विविधताएं क्या होती है? बनी रहती है। पहली नंबर का पॉइंट मैं बता रहा हूं क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र से जो जैव विविधता है या जो पारिस्थितिकी जटिलता है वो बनी रहती है। जैसे बात करें कि जब हम लोग किसी चीज का संरक्षण कर देते हैं तो हमारे जीवन में जो भी साध्य संसाधन है, जो बहुत अति महत्वपूर्ण जो संसाधन है, वो क्या होता है? वो बचा रहता है, वो बना रहता है। जैसे मैं बात करूं तो जैसे सबसे ज्यादा हमको जल की आवश्यकता होती है, हमें वायु की आवश्यकता होती है, हमें मृदा की आवश्यकता होती है। तो जब किसी क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास इतना बड़ा मेरे पास जमीन था, मैंने इसका संरक्षण कर दिया कि यहां का इसका संरक्षण हो गया, यानी कि ना ही इसको कोई जा सकता है, ना ही इस पे कुछ कर सकता है। जैसे अगर ये आदमी बोलता कि मेरा बाप गुंडा है मैं तुमको देख लूंगा, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने बाप के छत्र छाये पे वो बहुत सारा ऐसा काम करता ताकि डर के मारे में इसको कोई छूता नहीं। तो उसी तरह अगर मैं इस क्षेत्र को संरक्षण कर दूं तो ना ही यहां से कोई अंदर जा सकता है, ना ही इसके अंदर की चीजों का उपयोग कर सकता है। तो इस क्षेत्र में उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनसे निकलने वाली वायु, उसका संरक्षण हुआ। उस क्षेत्र में अगर पानी जमा होगा उस जल का संरक्षण हो गया, और जो पेड़ पौधे हैं उनके कारण मिट्टी का भी निर्माण होता है मेरे बच्चों।
तो वो भी क्या हो गया, अगर किसी जैव मंडल को संरक्षण या किसी तरह से अगर वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है तो उससे पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है और हमारे जिंदगी के लिए जो साध्य वस्तु है, जो अति आवश्यक जो संसाधन है जैसे जल, वायु और मृदा, ये भी क्या होता है, उससे बची रहती है और वो बनती रहती है। बात करें साथ में हम लोग बात करेंगे तो ये क्या करता है कि ये जितने भी हमारे पास विभिन्न जातियां हमारे देश में मौजूद है, उन विभिन्न जातियों में मैं बोल सकता हूं कि बेहतर जनन के लिए कि वो लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखे और अपना एक अच्छा पीढ़ी या अपना एक अच्छा, मैं बोल सकता हूं अपने जैसा एक अच्छा आदमी या अपने एक जैसा दूसरा, मैं बोल सकता हूं क्लोनिंग कर पाए। और उससे क्या हो सकता है, जितने भी वनस्पति और जितने भी पशु हैं उनकी जीन यानी कि जेनेटिक की जो विविधता है वो क्या हो सके, संरक्षण हो सके। तो अगर किसी क्षेत्र को संरक्षित कर दिया जाता है, जैसे मैंने इस वाले क्षेत्र को संरक्षित किया, लोग नहीं यहाँ पे जा सकते, नहीं यहाँ के सामानों को उपयोग कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उनकी स्थिति बनी हुई रहेगी और वो क्या करेंगे, अपना एक क्लोनिंग करना शुरू कर देंगे, अपने जैसा दूसरा पेड़ का निर्माण करेंगे। इस क्षेत्र में जितने भी जानवर होंगे वो अपना क्या करेंगे, जेनेटिक्स यानी कि अपने जैसा एक नया क्या करेंगे, बच्चा को निर्माण कर देगा। तो इस तरह से अगर कहीं पे संरक्षण किया जाता है तो जो भी साध्य वस्तुएं हैं, जो भी साध्य संसाधन है वो तो बचती ही है, साथ में मैं बोल सकता हूं कि जेनेटिक्स की जो भी चीजें होती हैं कि उसी के तरह एक दूसरा जो आदमी होगा वो बन क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो ये वाला अगर आदमी कहीं ना कहीं अगर खत्म हो गया तो उसकी कमी को ये वाला जो आदमी है वो पूरा कर देगा। जैसे बोलने का मतलब है कि ए नाम का एक आदमी है, एक बी नाम का आदमी है, तो ए का बेटा बी है और ये खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं ए का जितना भी गुण था वो बी के पास गया। जैसे कि मैंने एक आम का पेड़ लगाया, ए नाम का एक आम का पेड़ लगाया और इसके बीज से बी नाम का पौधा हो गया और ये किसी कारण से ये मर जाता है तो बी से हम लोग आम की पूर्ति कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ गुरुजी, तो उसी तरह जब हम लोग किसी क्षेत्र का संरक्षण कर देते हैं तो उस क्षेत्र की जितने भी वनस्पति होती है और जितने भी पशु होते हैं उनकी जो जेनेटिक गुणधर्म होती है और जो विविधताएं पाई जाती है वो विविधताएं क्या होती है, संरक्षित रहती है। बोलवा के बिहारे लाल की जय। अब समझिएगा, जैसे का मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो जैसे आज जो हम लोग कृषि करते हैं तो आप देखोगे आपके एरिया में होता होगा, अगर कृषि आप लोग करते होगे तो, कि कृषि के लिए जो भी हम लोग तरीका उपयोग करते हैं, जो भी चीजें, जो भी फसल के लिए जो बीज यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो पारंपरिक बीज होता है। जैसे कि क्या होता है हमारे क्षेत्र में कि इस साल मैंने धान लगाया, तो धान मैंने जब लगाया तो धान से जब धान हुआ, जब धान के फसल से जब धान हुआ तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अगले साल बोने के लिए कुछ धान को अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो वही सुरक्षित रखने का अर्थ होता है संरक्षण करना। तो जब उसको हम लोग सुरक्षित रख देते हैं, जैसे ये अपने बाप के छत्र छाये पे सुरक्षित रहा, तो जब वो सुरक्षित रहेगा तो उसका उपयोग फिर हम लोग अगले साल क्या कर सकते हैं, हम लोग कि उसका निर्धारण कर सकते हैं, फिर से धान का पौधा निकाल सकते हैं, फिर अगले साल बीज को रख देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, जितना हुआ खा जाएंगे, फिर अगले साल बीज को खेत में डालेंगे। इस तरह का प्रोसेस चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग जीव जंतु को बचाते हैं, उसको सेव करते हैं, तो उससे पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है और जो हमारी जरूरत का चीज है वो भी बनता है। साथ में जो जेनेटिक्स की विविधताएं हैं वो भी क्या रहती है, संरक्षित रहती है। जैसे मैंने बात किया कृषि में, उसके बाद जैसे कि अगर मैं जैव विविधता का बात करूं, जलीय जैव विविधता का बात करूं तो मछली का बात करूं। अगर आप किसी तालाब में मछली जिंदा है तो पानी तो साफ होगा ही, साथ में मछली भी खाने को आपको मिलेगा मेरे बच्चों। तो इस तरह की मैं बोल सकता हूं कि जैसे जलीय जैव विविधता का बात करें तो मोटे तौर पे जैसे हम लोग मछली पालन करते हैं तो मछली पालन भी इस तरह की मैं बोल सकता हूं कि पारिस्थितिक, जैसे मछली पालन किए तो मछली को बचा के रख दिए, तो बचा के रखे तो उससे क्या हो गया, फिर से हमको वो मछली मिल जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया हम लोगों ने किस तरह से बात किया। तो कल अगर हम लोग बात करेंगे कि 1950 से 1970 के दशक में, 1950 से 1970 के दशक में जैव विविधता के कारण कुछ कानून, जैव विविधता को बचाने के लिए या पर्यावरण संरक्षण करने वाले लोगों ने कुछ नियम बनाया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उससे भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ जाए तो क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। और जिस तरह का मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।